इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एआईबी एग्जाम के लिए। ये हमारा ऑनगोइंग एआईबी सीरीज का पार्ट है। हर साल एआईबी एग्जाम में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और ये कुछ ही प्रिंसिपल्स और कुछ ही प्रोविजंस को बार बार रिपीट करते हुए पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो सारे प्रिंसिपल्स एक बार रिवाइज करा दूंगी आप सबका, और इसी प्रिंसिपल्स पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हम फटाफट इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। ये पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। आप स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी देख सकते हैं, कोई भी केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी दे पाते हैं जब आप डैमेज का सही मूल नहीं लगा पा रहे हैं। आपको पता नहीं है जो डैमेज हुआ है उसके लिए कितना वैल्यू सही होगा। अगर आपको ये नहीं पता तभी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे पाते हैं कोई भी चीज में। मैम ये ट्रू है या फॉल्स? ये ही ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। इनफैक्ट पूरा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंजंक्शन मान लो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लो, सब कुछ इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल नंबर 1। इस प्रिंसिपल से बार बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो एक बार अभी रिवाइज कर लो। क्या याद रखना है? अगर जो वैल्यू ऑफ द डैमेज अगर आपको नहीं पता, डैमेज हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है और उस नुकसान के लिए कितना वैल्यू लगाना है आपको नहीं पता चल रहा है, कोर्ट के पास कोई गाइडलाइन नहीं है ये पता करने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है, उस केस में हम किसके लिए जाते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। हो गया रिवाइज, याद हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम पैटर्न में है, ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लो आप। ये भी वही चीज कह रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मिलेगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी मिलता है जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नो स्टैंडर्ड। किसके लिए स्टैंडर्ड नहीं है? डैमेज को असर्टेन करने के लिए। जो डैमेज हुआ है उस पर एक कॉस्ट इतना हुआ है, जैसे मुझे पता है मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ है, या फिर मुझे पता है मुझे सिर्फ 10,000 का नुकसान हुआ है। अगर मुझे ये पता है ये चीज, तो आपको क्या नहीं मिलेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। पर मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मुझे जो लॉस हुआ है वो ऐसे मॉनिटरी टर्म्स में, वो ऐसे मनी टर्म्स में नहीं बता पाती हूं मैं, तब आपको क्या मिलेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहां पे भी आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखना सेम ही प्रिंसिपल पे दो क्वेश्चंस आ गए अलग अलग साल में। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो सेम ही याद रखना है। हाँ, चलिए एक और देखते हैं। ये कह रहे हैं जो सिविल केसेस होते हैं, आप सिर्फ उस केसेस में सिविल, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लैरिटी के लिए। देखिए, जो सिविल लॉ होता है, जो भी सिविल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, सिर्फ उस केसेस में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अप्लाई कर सकते हो। सिविल के अलावा कौन से केसेस होते हैं? क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो। और ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। ठीक है, वही पूछ रहे हैं। पीनल नेचर, पीनल लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब वही है क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। ये वैसे अगर आप बैरक्ट खोलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो उसका जो सेक्शन 4 होगा, वर्ड्स ऑफ सेक्शन 4 इससे परफेक्ट मैच हो जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। हाँ, चलिए एक बहुत ही, जैसे हमने पहले के दो प्रिंसिपल देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जो सेक्शन 41 है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 41 में क्या क्या होता है? इंजंक्शन के बारे में होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस सेक्शन से हमेशा क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट ऑल एआईबी में क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सेकेंड देख लेते क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे कि आप इंजंक्शन कब नहीं दे सकते, और यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। मैम ये सब रट के जाना है क्या? नहीं, ये कहाँ मिलेगा? आप बेयर एक्ट में जाओगे, सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खोलोगे, तो उसमें आपको ये कंडीशंस मिल जाएंगे। ठीक है, 41 में बहुत सारे कंडीशंस हैं, आपको वर्ड्स मैच करने हैं,
एक एक ऑप्शन का उसके साथ। अब ऐसे वीडियोस को आप एग्जाम हॉल में बैठ के फटाफट कैसे करना है, इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देख के जाना, बिकॉज उसमें ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अगर पहली बार भी बेरैक्ट खोल रहे हैं एग्जाम में, फिर भी आप सही आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये कंडीशंस आपको बेरैक्ट से मिल जाएंगे। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ही बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कह रहे हैं ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे होता है। हाँ, तो ये किस केस में होता है? ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। कैसे मैम? अगर आप ऑप्शन ए पढ़ेंगे, ये वही प्रिंसिपल है जो हमने प्रिंसिपल 1 फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, वही प्रिंसिपल है। जब द एक्ट डन इज सच दैट कॉम्पेंसेशन इन मनी फॉर नॉन परफॉर्मेंस विल नॉट गिव सफिशिएंट रिलीफ। ये वर्ड का मतलब क्या है? अगर आपके पास कुछ होता है, आपको कुछ नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, वही उसी पे तो डिपेंड होता है पूरा लॉ। सिविल लॉ में तो वही होता है, आपको कुछ नुकसान हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट से आपको कुछ नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरवाई के लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे कोर्ट से, जो कोर्ट का ऑर्डर होगा, है ना, यही तो होता है। पर अगर आपको ऐसे जो मनी मिलेगा, जो कॉम्पेंसेशन में मनी मिलेगा, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, विल नॉट गिव सफिशिएंट रिलीफ, अगर वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगोगे। यही है हमारा प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल 1 क्या था? अगर मुझे पता ही नहीं है कितने लॉस हुआ है, तो मैं क्या करूंगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाऊंगी। प्रिंसिपल 2 क्या हो गया? मुझे कुछ मनी, पैसे तो मिले, पर जो पैसे मिले वो सफिशिएंट ही नहीं है ना, जो मेरे नुकसान के लिए जो पैसे मिले वो सफिशिएंट नहीं है, तो भी मैं जाऊंगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे, और वो हो गया मेरा प्रिंसिपल नंबर 2। ठीक है, याद रखना। हाँ, अब चलिए एक और देखते हैं। ये कह रहे हैं सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जैसे आप क्वेश्चन ऐसे देखोगे ना, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैंने देखा सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत मुझे लेना है बेर एक्ट, और बेर एक्ट का इंडेक्स में मुझे ये देखना होगा कि सेक्शन 9 क्या कहता है। ठीक है, ऐसा करना एग्जाम में ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जैसे आपको समझ में आ रहा है ये इस सेक्शन के बारे में है, तो तुरंत इंडेक्स निकालो बेर एक्ट का, और उसमें देखना क्या बता रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये किसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 9 होता है उसमें क्या क्या डिफेंसेस ले सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन। ये जो सेक्शन 9 का वर्ड्स होंगे वो आपका सेम ही वर्ड्स मिलेंगे, और यहाँ पे आंसर है कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो सेक्शन 9 होती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? ये आता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, तो सेक्शन 9 से अगर आप रट के भी जाना चाहते हैं, तो सेक्शन 9 से आपको क्या याद रखना है? कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इतना याद रखना है। ओके, आप समझ पा रहे हो? आई होप आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, हाँ, ये फिर से हम उसी, अगर आप देखोगे ना ये सारे डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस, आपको फिर वही वर्ड्स दिखेंगे। स्पेसिफिक एनफोर्समेंट क्या नहीं हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं किस केसेस में मैं स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकती हूँ, अब इस केस में पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली एनफोर्स कब नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो देखते हैं, एक बार ऑप्शंस बड़े लग रहे हैं, पर एक बार पढ़ के देखते हैं क्या बता रही हैं। हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। क्यों मैम? ये भी आपका बेर एक्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं, आपको पढ़ना है। अगर कोई भी ऐसी चीज हो, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैनॉट सुपरवाइज, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अब डैम के कंस्ट्रक्शन में एक या दो पार्टी थोड़ी ना होते हैं, बहुत लोग हैं, मान लीजिए सम 400 पार्टीज, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कोई भी बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
तो इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा होता है और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए कोर्ट कंटिन्यूसली बैठ के उसको मॉनिटर नहीं कर सकता है। जब ऐसी कंटिन्यूअस चीज़ें होती हैं या फिर कोई जैसे इंस्टॉलमेंट्स मान लो, डैम चलो ये बड़ा हो गया, कोई भी मनी का लेन देन की बात है पर उसमें इतने इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स आर सो हाई, तो इतना जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसको कोर्ट बैठ के सुपरवाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट सुपरवाइज। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है तब आप क्या नहीं कर सकते हो, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते हो। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल 3। ठीक है, इस प्रिंसिपल से भी काफी क्वेश्चंस आएंगे। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बैरक में नहीं मिलेगा और इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मतलब क्या है मैम? इक्विटी का मतलब है जो भी आपका जस्टिस पे बेस्ड होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये बाकी एक्ट्स, ये जो है वो जस्ट मतलब हाँ वैसे तो सारा लॉ जस्टिस पे ही बेस्ड होता है, बट इसके लिए जो बेसिक हैं वो आते हैं आपके लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं उसको, पर जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी पे बेस्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको रट लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और पहले वाले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन के बारे में, अगर नहीं देखे तो वो वाले वीडियोस भी देख लो आप। ठीक है, देख लिया? हाँ चलिए नेक्स्ट, ये जो सेक्शन 6 है ना, इस पे भी एक स्टार मार्क आप लगा ही लो। सेक्शन 6 पे इतने क्वेश्चंस है, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर के प्रीवियस पेपर्स में आपको सेक्शन 6 से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये डायरेक्ट बेयर एक्ट का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उठाना है, उसका सेक्शन 6 खोलो, उसके वर्ड्स अगर आप मैच करोगे तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है, इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 6 में सूट के बारे में बात होती है, तो ऑप्शन ये जो ब्लैंक है जब आप मैच करोगे तो ये ब्लैंक आपका सूट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ब्लैंक आपका सूट हो जाएगा सूट वर्ड के साथ। चलिए एक और, ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सिचुएशन wherein any party interested in a contract to have it rescinded। रिसेंड मतलब क्या होता है मैम? रद्द करवाना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप जज साहब के पास जाओगे और कहोगे प्लीज जज साहब मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दो, मतलब रद्द कर दो। तो ये पूछ रहे कौन से ऐसे सिचुएशंस में आप रद्द करवा सकते हो। ठीक है, और ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्यों, क्या रीजंस है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो अगर आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, रिसेंड, रद्द करवा सकते हो। वो हो गया आपका ऑप्शन है। ऑप्शन बी, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। अगर आप जाने अनजाने में कोई ऐसे अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, ठीक है, अब आपको बाद में पता चला कि वो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना वैलिड होती है, नहीं होती है ना मैम, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रिसेंड करवाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए एंड बी। हाँ एक और स्टार मार्क लगा लो यहाँ पे सेक्शन 5 पे। मैंने क्या बोला था, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब डील करते हैं अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में रह रहे हो या फिर आपका खुद का इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड कोई अगर आपको जोर जबरदस्ती इमूवेबल प्रॉपर्टी से बाहर फेंक देते हैं, मतलब निकाल देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो आप पे अप्लाई हो जाता है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी बेयर एक्ट का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, सीपीसी अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे आपको कोई निकाल देता है, तो ये हो गया सिविल केस हो गया ना, तो सिविल केस में क्या अप्लाई होता है, आपका सीपीसी अप्लाई होता है। ये आपको सेक्शन 5 के बेयर एक्ट में मिल जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, चलिए एक और प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। हमने 3 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए, एक और प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। ये हो गया डेक्लेरेशन, डेक्लेरेटरी मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट होने से पहले ही आप चाहते हो कि कोर्ट आपको बोले कि आप सही हो। जैसे मान लो कोई ओनरशिप का डिस्प्यूट है, कोई लैंड है, लैंड का ओनरशिप का डिस्प्यूट है, और आप चाहते हो टू बी ऑन द सेफ साइड कि आप डिस्प्यूट तक वेट नहीं करो, डिस्प्यूट से पहले ही आप कोर्ट के पास जाते हो और बोलते हो आप मुझे डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर करो? डिक्लेयर मी एज ओनर, मैं इसका ओनर मैं ही हूं, आप मुझे एक डिक्लेरेशन दे दो। अगर ऐसा हो जाता है और कोर्ट आपको डिक्लेरेशन दे देती है तो वो कहाँ आता है? वो आता है डेक्लेरेटरी डिक्री अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके और एग्जाम्पल्स क्या है मैम? जैसे ए और बी मैरिड हैं, अब ए और बी मैरिड है कि नहीं, अगर इस पे कोई डिस्प्यूट है तो कोई भी पार्टी कोर्ट जा सकता है और ये डिक्लेरेशन ला सकता है कोर्ट से कि ए एंड बी आर वाइफ एंड हस्बैंड। फिर मान लीजिए बी का कोई बच्चा हो, ठीक है, पर इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो कि लीगल हेयर कौन है, तो इनमें से एक्स कोर्ट जा सकता है और एक डिक्लेरेशन लेके आ सकता है कि बी का सही वारिस, सही लीगल हेयर एक्स है। तो ऐसे केसेस में आप कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के डेक्लेरेटरी डिक्रीज। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है। इतना याद रख लिया तो हो जाएगा। और यहां पे आंसर आपका है ऑप्शन सी। ये कवर होता है सेक्शन 34 में, और ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। डिस्क्रिशनरी नेचर का क्या मतलब है? मतलब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो डिक्लेरेशन दे या ना दे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो तो मैंडेटली आपको जजमेंट मिलना चाहिए। कोर्ट कह सकती है कि नहीं, अभी ये डिक्लेरेशन देने का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए बाद में आओ जब डिस्प्यूट होता है तो करके। इस स्टेज पे वो डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि वो ये ऐसा डिक्री दे या ना दे। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे पूछ रहे हैं जो सेक्शन 6 है, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सूट जो है वो कौन ला सकता है? एंड ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये जो सूट होता है ना, उसके लिए अब ये ज़रूरत नहीं है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप ही का हो, कि आप ही उसका ओनर हो। अगर आप वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टेनेंट हो, मतलब जो भी घर में आप रह रहे हो एज अ टेनेंट, एंड अगर आप उस घर से भी आपको किसी ने बिना लॉ के परमिशन के निकाल दिया गया हो, बाहर कर दिया गया हो, तो भी आप जा सकते हो सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया, ये आपको थोड़ा बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, बट आप देख रहे हो तो ये बहुत ही फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हो गया हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली गो वॉच देम।